नहीं है, वो इस ठंड के आगे लाचार और बेबस है। आपको बता दें कि ठंड लगने से 4 लोगों की मौत हो गई है हमीरपुर के मदहा इलाके में। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ठंड की चपेट में आने से उत्तर प्रदेश में करीबन 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा गिरते तापमान के साथ बढ़ता ही जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हमीरपुर से आ रही है, जहां ठंड का कहर जोर पकड़ रहा है और ठंड के कहर की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है। वक्त वक्त पर उत्तर भारतीयों के खिलाफ जहर उगलकर अपनी सियासी रोटी सेकने वाले मनसे प्रमुख राज ठाकरे एक बार फिर विवादों में हैं। दिल्ली गैंगरेप पर बोलते हुए उन्होंने एक बार फिर बिहारियों पर निशाना साधा है। राज ठाकरे ने अपनी मराठी भाषा में दिए गए भाषण में कहा, मुझे बलात्कार पीड़ित से सहानुभूति है और ऐसा किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या किसी ने पूछा कि बलात्कार करने वाले कौन थे? इसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि सभी बलात्कार चिल्ला रहे हैं, लेकिन सभी बलात्कारी बिहार के हैं, ये कोई नहीं कह रहा। अरे हे सगळं अख्खं रंगवलं गेलं। मी परत पहिल्यांदा सांगतोय, मला त्या मुलीबद्दल सहानुभूती आहे। अत्यंत वाईट असं कधी कोणावरती प्रसंग येऊ नये आयुष्यात, पण मूळ गोष्टीला बगल देऊन फक्त बलात्कार एवढ्याच गोष्टीवरती सांगताय। करणारे कोण होते त्याच्याबद्दल नाही बोलत कोणी। राज ठाकरे बोलला की राज ठाकरेवरती फक्त नुसत्या केसेस टाकायच्या आणि बलात्कार झाल्यानंतर ते सगळेच्या सगळे बिहारचे होते, याच्याबद्दल कोणी बोलायचं नाही। राज ठाकरे बोलला की राज ठाकरेवरती फक्त नुसत्या केसेस टाकायच्या आणि बलात्कार झाल्यानंतर ते सगळेच्या सगळे बिहारचे होते, याच्याबद्दल कोणी बोलायचं नाही। जाहिर है ठाकरे के कड़वे बोल सियासी पारा गरमाने के लिए काफी हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने भी राज ठाकरे के बयान की आलोचना की है। बाबा रामदेव ने कहा है कि राजनीतिज्ञ लोगों को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। किसी भी राज्य के बारे में इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए जिससे कि भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता आहत होती हो और देश के लोगों का अपमान होता हो। हम सब भारतवासी हैं। इस तरह की भाषा तो विदेशी लोग भी नहीं बोला करते थे भारत के बारे में। जो भी किसी पार्टी का नेतृत्व करते हैं या अपने आप को उनको स्थापित करना है, मुझे लगता है उनको इस तरह की फूहड़ भाषा का या अराजक भाषा का, अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक, अनैतिक भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए किसी भी राज्य के बारे में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर विवादास्पद बयान दिया है। इस बार उन्होंने अपने ताजा बयान में कहा है कि पति और पत्नी का रिश्ता एक कॉन्ट्रैक्ट है। इसके पहले भी महिलाओं की मर्यादा और खुलेपन को लेकर मोहन भागवत विवादास्पद बयान देकर चर्चा में आ चुके हैं। इस बार फिर उन्होंने ऐसा ही बयान देकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के मुताबिक पति और पत्नी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सौदा करते हैं। इस दौरान अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता तो वो एक दूसरे को छोड़ भी सकते हैं। इसलिए सृष्टि में किसी का किसी से संबंध नहीं है। लाखों वर्षों से चली है ना दुनिया, तो कहते हैं वो संबंध की बात नहीं है, वो स्वार्थ की बात नहीं है, एक सौदा है। थियरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, थियरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, पत्नी से पति का ये सौदा तय हुआ है। उसको आप लोग विवाह संस्कार कर कहते होंगे, तो वो सौदा है। विवादास्पद बयान देकर मीडिया की सुर्खियों में बना रहना नेताओं और देश के कर्णधारों का सगल बन गया है। हाल ही में महिलाओं के खुलेपन और उनकी स्थिति को लेकर जिस तरह के बयान आए हैं वे बेहद शर्मनाक रहे हैं। इससे न केवल महिला संगठनों को भी खासा नाराज कर दिया है, बल्कि उन नेताओं की भी खासी फजीहत हुई है। इसके बाद भी नेताओं के बयानबाजी बंद नहीं हुई है। हाल ही में आया मोहन भागवत का बयान उसी बयानों की एक कड़ी है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के 125 वर्ष पूरे होने पर आज उत्तर शती रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधानमंडल के दोनों सदनों की एक विशेष बैठक भी बुलाई गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल का एक लंबा इतिहास रहा है और उत्तर प्रदेश हमेशा से ही राजनीतिक बदलाव का केंद्र रहा है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के 125 वर्ष पूरे होने पर लम्हे को यादगार बनाने की पूरी कोशिश की गई। दरअसल इस मौके को उत्तर शती रजत जयंती समारोह के रूप में मनाया जा रहा है।
समारोह के पहले दिन आज विधानमंडल के दोनों सदनों यानी कि विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त रूप से विशेष बैठक भी बुलाई गई। इस बैठक में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी को बतौर मुख्य अतिथि शामिल किया गया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नारायण दत्त तिवारी के कार्यक्रम में शामिल होने का आभार जताते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश का एक गौरवमयी लंबा इतिहास रहा है और जिन नेताओं ने इसमें योगदान दिया है वो हमेशा ही याद रहेंगे। साथ ही अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश ने राजनीति की खासी उथल पुथल देखी है। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश हमेशा से ही राजनीतिक बदलाव का केंद्र रहा है। इस मौके पर विधानसभा के 3 सदस्यों नारायण दत्त तिवारी, कमाल अहमद रिजवी और राजाराम किसान को सम्मानित भी किया गया और स्मारिका का विमोचन भी किया गया। मुख्यमंत्री के बाद नेता प्रतिपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने सदन में कहा कि विधानमंडल में अतीत का गौरव छिपा है। साथ ही मौर्य ने ये भी कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की भी अहम भूमिका होती है। इस मौके पर बीजेपी नेता का ये भी कहना था कि जब भी राज्यपाल का अभिभाषण हो तो सभी दलों को उसमें कोई बाधा नहीं डालनी चाहिए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने इस मौके पर कहा है कि आज कुछ ऐसा करें कि ये लम्हा यादगार हो जाए। एनडी तिवारी ने इस मौके पर कई देशभक्ति के गीत गाए। एनडी तिवारी ने कहा है कि आज इस सम्मेलन में वो खासे गौरवान्वित हैं। इस महान इतिहास में हमें अपना पुराने इतिहास को याद करना चाहिए। हमें याद करना चाहिए महात्मा गांधी को, राष्ट्रपिता जी को। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के विधानमंडल का इतिहास महान रहा है। साथ ही एनडी तिवारी ने आजादी के गीतों को गाकर विधानमंडल में मौजूद सभी सदस्यों को आजादी के दिनों की भी याद दिलाई। गैरसैंण में विधानसभा भवन बनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक स्थायी राजधानी का मुद्दा नहीं सुलझ पाया है। ऐसे में प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह गुजवाल ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का सुझाव देकर सत्ता के गलियारे में हड़कंप मचा दिया है। विधानसभा अध्यक्ष जैसे संवैधानिक पद में होने के बावजूद अपने बोल्ड बयानों से सुर्खियों में रहने वाले प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह गुजवाल ने एक बार फिर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने गैरसैंण को जल्द से जल्द ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने की मांग की है। उनके अनुसार गैरसैंण में एक सत्र होना है और विधानसभा भी वहां बन रही है, तो फिर ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने पर क्या आपत्ति है। उनके अनुसार स्थायी राजधानी राजनीतिक मजबूरियों के चलते अगर सरकार नहीं बना सकती तो फिर ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दे। साफ है, विधानसभा अध्यक्ष के इस बयान ने राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मचा दिया है। अभी तक कांग्रेस सरकार गैरसैंण में विधानसभा भवन बनाने के अलावा वहां किसी तरीके की घोषणा करने को तैयार नहीं है। गैरसैंण का कार्यक्रम है वो विधानसभा का कार्यक्रम है और अध्यक्ष जी की उसमें गाइडलाइंस पे हो रहा है। हम सरकार की तरफ से इनका सहयोग कर रहे हैं और इनके मार्गदर्शन पे चल रहे हैं। तो हम लोग व्यवस्था पूरी कर रहे हैं। 14 तारीख को शिलान्यास होगा और हमारा इनका दोनों का लक्ष्य है कि 2 वर्ष के अंदर विधानसभा का भवन वहां बन जाए। इस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष द्वारा की गई मांग से सरकार खासे सकते हुए है। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अध्यक्ष के बयान को नकारते हुए कहा कि अभी गैरसैंण में विधानसभा भवन तो बन जाए, उसके बाद वहां क्या करना है इसके बारे में बाद में सोचेंगे। वहीं उन्होंने साफ कहा कि भले ही दीक्षित आयोग की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में हो तो उसे ठंडे बस्ते में ही रहने दिया जाए। कड़ाके के ठंड के कारण पूरा उत्तर भारत बेहाल है। ठंड और सर्द हवाओं के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दिल्ली में ठंड ने अपना नया रिकॉर्ड दर्ज कराया है। जगह जगह लोग अलाव जलाकर ठंड से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। कड़ाके की पड़ती ठंड की वजह से स्कूलों को बंद कर दिया गया है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में रविवार सुबह 6:10 पर न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि अब तक का सबसे न्यूनतम तापमान रहा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ठंड और सर्द हवाओं ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। ठंड की वजह से जिले में अब तक 130 लोगों की मौत हो चुकी है। ठंड और कोहरे का असर न सिर्फ लोगों के जनजीवन पर पड़ा है, बल्कि यातायात पर भी इसका भारी असर पड़ा है। ठंड की वजह से लगभग 30 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। इसके अलावा कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। हवाई यात्रा पर भी ठंड का भारी असर देखने को मिला है। कई फ्लाइटें कैंसिल कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी है। सरकार के ठंड से निपटने के सारे दावे फेल हो रहे हैं।
कम बल अब तक नदारद है तो अलाव का भी कुछ अता पता नहीं। सबसे हैरान कर देने वाला वाकया उस वक्त हुआ जब प्रदेश सरकार के मंत्री शिव प्रताप यादव ने रात में जायजा लिया और मंत्री जी के सामने ही अधिकारी एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। लखनऊ नगर निगम के दांव की पोल तब खुली जब खुद लखनऊ के प्रभारी मंत्री शिव प्रताप यादव लखनऊ के कई इलाकों में जल रहे अलाव का औचक निरीक्षण करने रात में अपने आवास से निकल पड़े। नगर निगम के इंजीनियर ये दावा करते रहे कि अलाव जल रहे हैं, लेकिन ये दावे उस वक्त फेल हो गए जब पुलिस और नगर निगम के अधिकारी एक दूसरे पर मंत्री जी के सामने ही आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे, एक दूसरे को झूठा बताने लगे। उत्तर प्रदेश में पड़ रही हाड़ कपाने वाली ठंड ने आम आदमियों का जीना मुहाल कर रखा है। उसमें सबसे प्रभावित तो लोग हैं जिनके सर के नीचे आशियाना नहीं है। इन्हीं ठंड मिटाने के लिए लखनऊ के प्रभारी मंत्री ने कंबल बांटने की योजना बनाई है और गरीबों को कंबल बांटे, लेकिन जब अलाव की बात आई तो सारे प्रशासनिक अधिकारी अगले बंगले झांकने लगे। हद तो तब हो गई जब मंत्री जी के सामने ही नगर निगम और पुलिस विभाग के अधिकारी लड़ने लगे। पर जो है पिछले करीब 50 साल में इतना ठंडक नहीं पड़ा जितना इस साल पड़ा हुआ है। इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर सभी जिलों में पर्याप्त पैसा भेजा गया है कि कंबल खरीदकर गरीब निर्धन जो लोग हैं उनमें वितरण किया जाए और अलाव की व्यवस्था किया जाए, रैन बसेरा भी बनाया जाए। बड़ा सरकारी दांव की पोल परत दर परत खुलती जा रही है और विपक्षी पार्टियां लगातार समाजवादी पार्टी की सरकार पर ठंड से बचाव के लिए पुख्ता इंतजाम न करने को लेकर लगातार हमले बोल रही हैं। ऐसे में जब कड़वा सच मंत्री जी के सामने खुद आ गया हो तो देखना दिलचस्प होगा कि मंत्री जी दोषी अधिकारियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करते हैं। मूल निवास के मामले पर सरकार को घेरने जा रहे आंदोलनकारियों में भी अब मतभेद होते दिखाई दे रहे हैं। आंदोलनकारी मंच ने आज मूल निवास मसले पर बैठक का आयोजन किया था, जिसमें आंदोलनकारियों की अलग अलग राय के चलते मूल निवास के मामले पर सहमति नहीं बन पाई। हाल ही में पूर्व आंदोलनकारी परिषद के अध्यक्ष रविंद्र जुगरान ने मूल निवास के मामले पर हाई कोर्ट की डबल बेंच पर मामले की दोबारा सुनवाई के लिए वाद दाखिल किया था, जिसे खफा कुछ आंदोलनकारियों ने जुगरान के इस निर्णय को गलत करार दिया। महिला मंच की अध्यक्ष के अनुसार मूल निवास उत्तराखंड के जन सरोकारों से जुड़ा मुद्दा है, जिस पर राजनीति करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस की सरकारों ने सूबे की कमान लंबे समय तक संभाली, लेकिन आंदोलनकारियों से जुड़े मसले हों या मूल निवास का मामला हो, किसी ने भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। वहीं 10 जनवरी को बंद का आह्वान कर चुकी यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने भी बैठक में शिरकत की। हालांकि बंद के मामले पर हर कोई बचता नजर आया। मूल निवास का सवाल है, हम तो चाहते हैं कि ये लड़ाई उत्तराखंड की गंगा की लड़ाई थी, क्योंकि मूल निवास का सवाल भावनात्मक है, इससे किसी को फायदा मिलने वाला नहीं है। जो भी व्यक्ति 50 सन से जहाँ पे भी रह रहा है वो वहाँ का मूल निवासी होगा, इस बात को हम लोग कह रहे हैं। और हम उन तमाम लोगों को एक साथ जोड़ने की बात करते हैं। मतलब अगर लोग अलग अलग खेमे में इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, ये उनकी इच्छा है, लेकिन ये एक भावनात्मक प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के लोग इसमें आ गए हैं। वही भाजपा कांग्रेस जो अपने शासन कालों में कुछ नहीं दे पाई है, उसके नुमाइंदे भी अब आज इस तरह की बात, क्योंकि वो उससे सिर्फ जो 2014 में चुनाव होने वाले हैं उसका फायदा बटोरना चाहते हैं। आंदोलनकारी मंच की इस बैठक का मूल उद्देश्य मूल निवास और दून में बनने वाला दूसरा विधान भवन पर रोक लगाए जाने को लेकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करना था, पर बैठक में मुद्दे कम और मतभेद ज्यादा दिखाई दिए। नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने लड़की के हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। नोएडा के छिजारसी इलाके में शनिवार सुबह एक लड़की की लाश मिली थी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़की के शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। रविवार सुबह लड़की का दाह संस्कार भी कर दिया गया। पुलिस ने पीड़ित परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। परिजनों ने भी पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा जताया है। वहीं दूसरी ओर एसएसपी प्रवीण कुमार ने आरोपी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस ने परिजनों को भरोसा दिलाया है कि पुलिस पूरी तरह से उनकी सहायता करेगी। उत्तराखंड क्रांति दल में मतभेद थम नहीं रहे हैं।
इन मतभेदों की वजह से पार्टी पहले ही 2 हिस्सों में बंट चुकी है। अब पार्टी अध्यक्ष और मंत्री के बीच में ठन गई है। लेकिन चुनाव आयोग ने यूकेडीपी को मान्यता प्राप्त पार्टी बताया है। इस बीच यूकेडीपी में अब पार्टी के ही एक मंत्री की वजह से नया विवाद पैदा हो गया है। पार्टी के मंत्री प्रीतम पवार ने पार्टी के अध्यक्ष त्रिवेंद्र पवार को तानाशाह करार दिया है। प्रीतम पवार के इस